नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 3 और 4 के हल। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने प्रश्न 1 और 2 के भी हल करा दिए हैं अपने पिछले वीडियो में। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एक हॉल है जिसकी आकृति दी गई है घनावाकार। तो यहाँ पर ये मान लिया हमने कि यहाँ पर हमारा एक ये हॉल है घनावाकार, और इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो ये हॉल है इसके फर्श का परिमाप हमें दिया गया है। ये जो हॉल है इसका फर्श किस आकार का होगा? आयत के आकार का। तो इसका हमें परिमाप दिया गया है 250 मीटर। इसके अलावा हमें इसमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि इस हॉल के चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है वो 15,000 रुपये हमें दिया गया है। और ये किस दर से है? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। और हमें इसमें क्या करना है अब कि जो ये हॉल है इसकी ऊंचाई बतानी है, यानी कि h बताना है, यानी हाइट। तो यहाँ पर हमें ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम इसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h। l का मतलब लेंथ यानी लंबाई, b का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और h का मतलब हाइट यानी ऊंचाई। तो यहाँ पर हमने मान लिया। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले कि माना हॉल की लंबाई। तो इसको हमने क्या माना है? हॉल की लंबाई को l, और इसकी चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे? b, और इसकी ऊंचाई जो है इसको क्या मान लेंगे हम? ये मान लेंगे h। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि इस हॉल के फर्श का परिमाप हमें दिया गया है, और हॉल के फर्श जो है वो आयत के आकार का होगा। तो आयत का परिमाप हमारा क्या होता है? सूत्र 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही हमें यहाँ पर दिया है 250 मीटर। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि हॉल के फर्श का परिमाप। तो हॉल के फर्श का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमें कितना दिया गया है? 250 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। इसमें अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसको अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना ही हमें लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अब हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे इस हॉल का? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमें कुल खर्चा दिया गया है यानी 15,000, इसमें हम भाग दे देंगे दर से, और दर हमें क्या दिया गया है? 10 रुपये। तो हमें पता चल जाएगा कि इस हॉल के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर हम जो कुल खर्चा है इस कुल खर्च में भाग दे देंगे दर से तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा कुल खर्च कितना है? 15,000 रुपये, बटे में दर कितना है? 10। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 1500 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने ये कैसे किया है। अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि जो हॉल है इस हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा था कि हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो किसी भी घनावाकार आकृति जो होता है उसके ऊपर और नीचे वाले सतह को हटा देते हैं, यानी कि चारों साइड के जो सतह बचते हैं वही हमारे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाते हैं। तो इसमें भी यही है, इसमें हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल
मतलब कि चारों सतह का क्षेत्रफल। तो इसलिए हमें जैसा कि पता है कि हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये हमें कितना के बराबर दिया है, 1500 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना दिया गया है, 250 मीटर। तो इसलिए इस इतने की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब ये 250 मीटर। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे 250, और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और ये h बराबर कितना हो गया, 1500। तो यहाँ से h हमें निकालना है यानी हाइट, तो ये हमने इधर रखा और ये 1500 हो गया। ये 250 इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ये 25 एकम 25 और ये 25 छिक 150, यानी कि जो हमारा h है इसका मान कितना आ गया, 6, ये वाला 6 और मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अतः हॉल की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, 6 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने हॉल की ऊंचाई 6 मीटर ज्ञात किया। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल हुआ। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ईंट होते हैं वो किस आकृति के होते हैं, घनाभाकार आकृति के। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारे पास घनाभाकार आकृति का एक ईंट है। अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो इसकी विमाएं हैं वो हमें क्या क्या दी गई हैं, 22.5 सेंटीमीटर लंबाई, इसके अलावा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। ठीक है, ये इस ईंट की विमाएं हैं। और इसके अलावा आगे हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए एक डिब्बे में जो पेंट है वो पर्याप्त है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि जो डिब्बे में पेंट है वो ऐसी विमाओं वाली कितने ईंट पेंट करने के लिए पर्याप्त है, यानी कि जो डिब्बे में पेंट है वो ऐसी कितनी ईंटों को पेंट कर सकता है, यानी कि हमें ईंटों की संख्या बतानी है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि जो हमें घनाभाकार ये जो ईंट है इसकी जो विमाएं दी गई हैं वो सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि घनाभाकार ईंट की विमाएं। ठीक है, तो यहाँ पर घनाभाकार ईंट की विमाएं हमें क्या क्या दी गई हैं, इसमें हमें जो इसका लंबाई है वो हमें दिया गया है 22.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसका हमें चौड़ाई जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये ईंट है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो हमारा ईंट है इसके चारों तरफ से यानी कि पूरा ईंट को पेंट करना है, तो इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। यहाँ पर L और B, BH और HL के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि गुणा का चिन्ह मानेंगे, क्योंकि कई सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये समझा दिया। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से ये है। अब यहाँ पर देखिए हम इनका मान रख देंगे। तो यहाँ पर ये 2 है सबसे पहले, तो 2 लिखा। इसके बाद ये L कितना है 22.5 सेंटीमीटर, फिर ये गुणा आ जाएगा, और B कितना है 10 सेंटीमीटर, फिर ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास क्या है B यानी कि 10 सेंटीमीटर गुणा H यानी कि 7.5, इसके बाद फिर से प्लस है और फिर H यानी 7.5 गुणा L यानी कि ये हमारा 22.5।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। 22.5 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 225, फिर ये प्लस 10 को 7.5 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास आएगा 75, फिर ये प्लस 7.5 को 22.5 से गुणा करने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारा 168.75। आप इसको गुणा करके भी देख सकते हैं, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 2, अब इनको हम जोड़ लेंगे, 225 प्लस 75 कितने हो जाएंगे 300, और 300 में 168.75 जोड़ेंगे तो 300 प्लस 168 468 हो गए, तो 468.75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 का 468.75 से गुणा होगा तो क्या आएगा हमारे पास 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ईंट का। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम ईंटों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ईंट की संख्या हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर देखिए कि जो हमें प्रश्न में क्षेत्रफल दिया गया है, कुल कितना दिया गया है, ये 9.375 मीटर स्क्वायर, इसमें हम भाग दे देंगे, यानी 9.375 मीटर स्क्वायर में भाग दे देंगे किससे, इस एक ईंट के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी कि 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो हमारा ये जो प्रश्न में हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है वो हमें मीटर में दिया गया है, यानी कि 9.375 मीटर स्क्वायर, लेकिन जो हमारा ये ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है ये सेंटीमीटर में आया है। तो इस तरह से ये हमारे भाग नहीं होंगे। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों ही इकाई को सेम करना होगा, इसको भी हमें क्या करना होगा सेंटीमीटर में कर देंगे। तो इसको हम सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो इसलिए हमारा क्या होगा कि 100 गुणा 100, यानी 2 बार 100 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए गुणा कर देंगे 10,000 से। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 9.375 है, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9,375, और गुणा में ये हमारा क्या है 10,000, इसको हमने वैसे ही लिख लिया 10,000। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया है तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं 1 2 3, तो नीचे जो है हमारा क्या हो जाएगा 1000 से हो जाएगा, क्योंकि 1 लिख के और ये 3 जोड़ लगा दिया हमने तो 1000 हो गया, और गुणा में ये हमारा क्या है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी पॉइंट है तो यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे, तो इसमें हमारा कितना है पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो इसलिए ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर फिर हमारा क्या हो जाएगा ये 9,375, ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर पॉइंट हट गया। तो इस तरह से 9,375 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये हमारा कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 जीरो से ये हमारे 3 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो इस तरह से आंसर हमारा ये 100 आया, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अतः 100 ईंट पेंट की जा सकती है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि कुल कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, 100 ईंटें पेंट की जा सकती है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 और 5 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल काफी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है दोनों प्रश्नों में से किसी में भी, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।